प्रशासन में मूल एवं नैतिकता। ठीक है, क्या हुआ? आज मौसम थोड़ा ठीक है ना? देखो, जब कोई व्यक्ति सिविल सर्विस जॉब करता है ना, उसको बोलते हैं आम आदमी के काम से संबंधित जितना भी काम है ना, वो लोक प्रशासन में आता है। कि आम आदमी को आपको कैसी सेवाएं डिलीवर करनी है, वो आपके पास आ रहा है तो आपको उसकी समस्या का समाधान किस तरीके से करना है। कभी कभी समस्या आपके पास ऐसी आएगी कि आप नैतिक डिलेमा में पड़ जाएंगे, नैतिक दुविधा। जैसे नहीं होता नैतिक दुविधा, जैसे अभी तुमसे ये पूछ दिया जाए किसी लड़की से कि तुम्हें अपनी मम्मी चुननी है या अपना पति चुनना है, मतलब अभी जो लड़कियां हैं ना, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो तुम्हें अपनी पत्नी चुननी है, माँ चुनना है तो ये नैतिक दुविधा, मतलब जहाँ तुम्हें दो में से कोई एक चीज़ चुनना हो। कि कभी वो एथिक्स के लेवल पे होती है, कभी वो तुम्हारी जो व्यक्तिगत इंटीग्रिटी है उसके ऊपर होती है। लोभ लालच नहीं होता, नहीं यहाँ तो किसे चुनना है। हाँ हाँ, जैसे आप तुमको कहो कि पत्नी चुननी है, पत्नी भ्रष्ट है, पत्नी मक्कार बदतमीज है, ये है, कोई माँ का कहना नहीं मानती, तो सीधी बात आप सास को चुनो, मतलब अपनी मम्मी को चुनोगे, या फिर देखोगे कुछ गलतियाँ मम्मी में, कुछ गलतियाँ हमारी पत्नी में भी हैं, तो मैनेज करोगे। तो ऐसे प्रशासन में होता है, कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है ना। और नैतिक दुविधा का मामला जब आप केस स्टडी करोगे तब सबसे ज़्यादा आता है। जैसे मैंने आपको केस स्टडी बताई थी, केस स्टडी में बैठ जाओ तुरंत, बिल्कुल केस स्टडी में तुमको बताया, केस स्टडी में जब तुम पूरा एथिक्स पढ़ लेते हो तब केस स्टडी सॉल्व होती है। तुमको खाली एक क्लास में आके बैठ जाए फिर केस स्टडी सॉल्व कर ले, तुम नहीं कर सकती। जब तक तुम पूरा एथिक्स नहीं पढ़ी रहोगी, एथिक्स को अप्लाइड तरीके से नहीं पढ़ी रहोगी, कभी केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी। तुम्हें केस स्टडी सॉल्व करने के लिए जीएस की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने उस दिन वो बताया था, किसी लड़की का छेड़खानी या मॉलेस्टेशन जैसा कोई मामला हो जाए तो तुम्हें जैसे आईपीसी सीआरपीसी किस धारा में क्या है, ये भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब तुम्हें केस स्टडी सॉल्व करना है या कुछ भी करना है, इस तरीके से नैतिक दुविधा का प्रश्न है, तो कभी तुम्हारे सामने किसी तरीके का मामला आया हो, ठीक है, जैसे मान लो तुम ट्रेन में चल रहे हो बगैर टिकट की, तो अब नैतिक दुविधा में फंस गए तुम, फंस इसलिए टिकट लिए नहीं हो, टिकट तुम्हें लेना चाहिए था। तो वहाँ दो तरीके का मामला, या तुम रसीद कटवा लो, या तुम टीटी पे कि सर थोड़ा सा गरीब हूँ, ये है वो है। लेकिन टीटी अगर ईमानदार हो, सत्यनिष्ठ, तो वो तुम्हारी रसीद काटेगा। टीटी अगर ईमानदार नहीं होगा तो तुमसे पैसे ले लेगा। उसके सामने कहते दुखता है क्या करें, उसमें कहते सर गरीब है, ये है वो है, तो कहता नहीं, मुझे अपनी जो जॉब है उस जॉब का मुझे पालन करना है, आपके पास टिकट नहीं है। ये तो होता है ना कि भाई भावना संवेकों को देखें कि कानून को देखें। ड्यूटी, कर्तव्य व्यक्तिगत भावना है। कभी कभी आदमी ऐसी दुविधा में फंस जाता है ना कि वो करे तो करे क्या, तो उनमें से कोई चीज़ चुनना पड़ता है। तो हम इस टॉपिक में लोक प्रशासन में मूल्य एवं नैतिकता, जब आप एज ए सिविल सर्वेंट रहोगे तो आपके एथिक्स का लेवल क्या होना चाहिए, आपकी इंटीग्रिटी किस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, आप कैसे चीज़ों को पब्लिक पॉलिसी को मैनेज करेंगे, पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे, उनको कैसे लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सब इसमें आता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो लोक सेवक, सिविल सर्वेंट। यार ये पेन की क्या विशेषता, कभी नीला, कभी काला, कभी गुलाबी चलता है। आज ये मोटा नहीं चल रहा, आपको नीचे दिक्कत ये मोटा हो जाएगा। हाँ हाँ,
हाँ अब थोड़ा मोटा आया यार। कौन कौन आया था शनिवार को? तुम आएंगी शनिवार को? आप भी आई थी? आप नहीं आएंगी बहन जी? चलो कोई बात है। लोक सेवा सिविल सर्वेंट कहते बहुत अच्छा अधिकारी आया, कहते थे बहुत बढ़िया अधिकारी था, कोई बात कहो तो सुनता था बहुत ध्यान से, आपकी समस्या बोले बहुत बड़ा काम था, बहुत दिन से परेशान थे, पुराने वाले अधिकारी थे उनके पास दौड़ते रहे, इनके पास आए, इनके 1 मिनट में खत्म कर दिया। क्या है काम करने का तरीका, एफिशिएंसी कि काम को किस तरीके से करना है। कोई व्यक्ति अपने पास आया तो उसकी समस्याओं का निराकरण आपको किस तरीके से करना है, ठीक है भाई, उसकी बात सुनो, उसके दर्द को सुनो, सारी चीज़ों को, और उसके प्रति अपने संवेग रखो, भावना रखो। नहीं कोई आदमी मेरे पास आया परेशान है, गरीब है, मैंने आपको क्यों बताया था सरकार आम आदमी की जो सबसे बड़ी समस्या है, आम आदमी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में जाते वक्त, या ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, वो सरकारी कार्यालय में घुस तो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको ये समझ में नहीं आता कि हम किस कमरे में जाएं। ठीक, अगर वो जैसे तैसे उस कमरे में पहुंच भी गया तो सबसे बड़ी समस्या बात 3-4 लोग ऐसे हैं ना किसी तरीके से कि इससे कुछ पैसा मिल जाता। भाई आप तो न्यूज़पेपर में देख रहे हो ना, जब मेरा मुख्यमंत्री बुद्ध कोचिंग योजना का जो इंटरव्यू हुआ था, तो जब आप समाज कल्याण उसमें विकास भवन में जाएंगे तो वहाँ कोई तोमर करके हैं, जिला प्रशासन अधिकारी थे क्या, मैंने इंटरव्यू दिया और दूसरे दिन जब मैंने अखबार देखा पीलीभीत का, तो आया था ना, मुझे बुलाया गया था, तो देखा था 50,000 की रिश्वत में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आप व्यक्तिगत स्तर पे इतना करप्शन करना है, कितना पैसा कमाएंगे आप, कितना पैसा, मतलब बोरों में भरने पैसा ले जाएंगे क्या? इसी समाज में आए, वहीं पैदा हुए, दिन मर जाना है तुम्हें, और उसके लिए भी तुम्हें कितने मकान बनवाओ, कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, कितना सोना चाहिए आदमी को। ये जो बड़ी गाड़ी में चल रहा है वो भी जीवन व्यतीत कर रहा है, हम अभी ट्रेन से आए, हम भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वास्तविकता पूछो, जो आदमी बहुत सामान तरीके से रहता है ना, डाउन टू अर्थ जिसे बोलते हैं, वो जीवन का ज़्यादा मजा ले पाता। तुम बचपन से ही पहले से ही बहुत पैसे वाले की अच्छी बात है, लेकिन तुम किसी को छीन कर, किसी को परेशान करके, अपने पद का दुरुपयोग करके पैसा कमा रहे हो, तो बहुत से बेकार पैसा होता है वो। उसका तुम नहीं भरोगे, तुम्हारा कोई पीढ़ी वाला व्यक्ति भरेगा, बच्चा भरेगा, लड़की भरेगी, पत्नी भरेगी। लेकिन आदमी ना इन चीज़ों को समझता नहीं है। आदमी तब समझता है जब उसको ठोकर लग जाती है। जैसे अगर आपकी गाड़ी गिर गई रास्ते में, तो आप अगली बार से गाड़ी धीमी चलाओगे, ये नियम है बिल्कुल, ठीक है। जैसे जो लड़कों की मेंटलिटी क्या होती है, अगर उनको एक लड़की को धोखा मिल जाए तो कहेंगे सब लड़की एक जैसी होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो घटना व्यक्तिगत आपके साथ घटी ना, लेकिन आप उसका मूल्यांकन सामाजिक रूप से कर रहे हो कि समाज में सब इस तरीके का, ऐसा नहीं होता। और बहुत बहुत अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं, मटके का पानी पी रहे हैं, दड़ी पे सो रहे हैं, बिल्कुल कोई घमंड की कोई चीज़ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, जितनी सैलरी आ रही है, यहाँ तक कि अपने काम के लिए भी सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अपने काम के लिए उन्होंने एक ऑटो बुक किया, चुपचाप शांति से चले गए, किसी को दिखा नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है। आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो आपका मेन रोल क्या है? जैसे आप लड़की हो, आप में से कोई लड़की अगर सिविल सर्वेंट बन जाए, कोई बन जाए, भगवान करे सब बन जाए, अच्छी बात है, मेहनत करो। कल को कोई लड़की कोई परेशान या मॉलिश, आप सीओ बन गई, एसडीएम तो पुलिस वाले मामले देखता नहीं, सीओ ज़्यादा देखता है, वो मॉनिटरिंग करता है उनकी। और कोई लड़की ऐसी आ गई जिसके साथ मॉलिस्टेशन हुआ है, रेप हुआ है, या उसकी सास ने परेशान किया, वो पीटा गया है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि उसके साथ जो प्रक्रिया हुई है उसको बढ़िया तरीके से सुनना कि हाँ क्या हुआ है, क्यों परेशान किया है। फिर आपको दूसरे पक्ष को भी सुनना है कि अगर तुमने पीटा है तो उसको क्यों पीटा है। एक पता चला कि आपने उसको पीट दिया, आपने दूसरी पार्टी से पैसे ले लिए, रफा दफा ने तुम नौटंकी कर रही है, ऐसे थोड़ी होता है यार। हमेशा मैं तुमसे ये कहते आ रहा हूँ कि तुम हमेशा ना एक अच्छा व्यक्ति बनना, और
दुनिया में अगर कुछ घटित हो रहा है ना, तो उसके खिलाफ स्पष्ट बोलना सीखो पहले। अगर तुम्हें अपने जैसे कहीं विरोध हो रहा है कि बिल्कुल एकदम स्पष्ट बोलो, और तुम्हारे अंदर खुद कमी है तो उसको भी स्वीकार करो। कोई दूसरा अगर कमी है तो उसको बताओ कि ऐसा होगा। अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो समोसा खाए आपका, आप चोरी करके पैसा लाओ, समोसा खाएंगे। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको एक बार बोलोगे कि यार तुम हमको ये समोसा नहीं खाना है, तुम ऐसा करो कि पैसे चुरा के झूठ खरीदी से लेके नहीं मत खाओ, तो नहीं चाहिए ये सब पैसे, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। समोसा खा के आप कितना दिन खा लो, कितना मोटे पड़ जाओ समोसे खा के। क्योंकि जो कर्म का, देखो तुम ईश्वर नहीं भी मानते हो तो भी कर्म का सिद्धांत में तुमको कई बार बोला है, तुम जैसा करोगे तुम वैसा ही होगे बिल्कुल, ठीक है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वही सेम प्रोसेस से, उसी सेम प्रोसेस से बिल्कुल उसने कह दिया कि हमको अगर तुमने कुछ किया तो हम सरकारी गवाह बन जाएंगे तुम्हारे उस मामले में जिसमें तुमने किया है, चलेगी ना तुम काम से। और जिस लड़की को मारा बेचारी बहुत सीधी लड़की थी, क्योंकि वो हमारी आंटी लड़की थी, तो थोड़ा प्रभाव में नहीं थी, लेकिन ऐसा होता ना थोड़ा भाईचारा बन जाता गाँव में लोगों में थोड़ा। कभी भी अगर तुम गलत हो, जैसे तुम लड़की हो, ठीक है, तो तुम्हारा रोल कई तरीके का है। यहाँ केवल सिविल सर्वेंट की बात नहीं हो रही है, तुम एक वुमेन भी हो, एक लड़की हो भी, तो तुम्हारा रोल पिता के प्रति अलग रहेगा, मम्मी के प्रति अलग रहेगा, भाई के प्रति अलग रहेगा। अगर बड़ी बहन हो तो बड़ी बहन के प्रति अलग रहेगा, छोटी बहन हो तो तुम्हारा बड़ी बहन के प्रति रोल अलग है, भाई के प्रति अलग है, सब तरीके, ठीक है। कल जब एज ए आज तुम एज ए सिंगल हो, कल तुम एज ए फैमिली का रोल अदा करोगी, किसी की तुम मौसी रहोगी, किसी की बुआ रहोगी, जो जिस रिश्ते में तुमको भी अपना जीवन कई रोल अदा करने हैं। जैसे सिविल सर्वेंट होता है ना कि प्रशासन अलग देख रहा है, राजस्व काम अलग, लाइन ऑर्डर अलग देख रहा है, सोशल जस्टिस की स्कीमें हैं, सोशल इंक्लूजन वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट की जो स्कीमें उनको अलग अलग देख रहा है, फिर वो अपना व्यक्तिगत जीवन भी देख रहा है उसमें। तो जब तुम भी कल जाओ ना, और देखो मैं तुमको बोलता हूँ कि जो आदमी ज़्यादा त्याग करता है वो जीवन का ज़्यादा मजा ले पाता है। कल को तुम किसी के यहाँ बड़ी बहू बनोगी, कोई छोटी बहू बनोगी, क्या बनोगी वो तो बात की बात है, पता चलेगा। लेकिन तुम कोशिश यही करना कि अपने व्यक्तिगत हितों को किनारा करना, तुम जीवन का ज़्यादा मजा ले पाओगे। जैसे आपके जो हस्बैंड के बड़े भाई हैं, उनका बच्चा भी आपका ही बच्चा है। इस थिंकिंग को अगर रखोगी ना तो ऊपर वाला देखेगा, क्योंकि तुमने सर्व कल्याण की बात की। गांधी जी जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सबका उदय, जो गरीब है उनका भी उदय। तो कभी भी अपने मन में ये सब नहीं कि हम थोड़ा अपना अलग गृह बस्ती बसाने ये करें, कभी नहीं। हमेशा बिल्कुल अपने हितों को त्याग दो, ठीक है। और ये नहीं कि कोई महिला ज्वेलरी पहन के जा रही है, बहुत बड़ी कार पे जा रही है तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं। वो बहुत गंदी हो सकती है अंदर से, जो बहुत महंगी ज्वेलरी पहनी बड़ी कार से, तो मेरा हो सकता है कि आंखों से जाती हो, बहुत सिंपल कपड़े पहनी ज़्यादा अच्छी है। नहीं तो ये तुम यही तो है, तुम व्यक्तिगत सोचती हो उसको। तुम कभी देखना, मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी ने मतलब शादी को 5-6 साल हो गए मम्मी को, उन्होंने शादी में इतना खाना बनाना था, तो पूरी एक तरह से गृहस्थी की शादी होगी। आज जो चाचा लोग हैं ना, कोई उनका एहसान नहीं मानता है कोई। लेकिन उनने वो शादी का आनंद लिया, सामूहिक रूप से जो रहते हैं ना, तो खुशी जो तुम्हें मिलती है जब तुम शादी पहुंचते हो तो तुम्हें कई रिश्तेदार मिल जाते हैं एक साथ। लेकिन तुम ऐसे एक एक करके घर पे जाओ तो उतना मज़ा नहीं आएगा। शादी में तुम्हें सब लोग मिल जाते हैं ना, वो 2-2.5 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है उसमें। नहीं वो ठीक है, ऐसा ना। अब क्या चलन चल चुका है, अब आदमी सिंगल फैमिली को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। हाँ, क्योंकि वो इतना, हाँ वो इतना, आज के जो नैतिक मूल्य है ना, पारिवारिक संकट से बोलते हैं, वो इतने कोलैप्स हो गए, इतने बेकार हो गए बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन क्या है, आज शादी हुई, हाँ वो अपनी बहू को लेकर जा रहा है अलग, अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने जा रहा है, क्योंकि चलन इस तरीके का हो गया है, ठीक है। अपने कपड़े धुल नहीं पा रहा है तो सोच रहा है सास के कपड़े धुल दें, क्योंकि जीवन इतना टफ हो गया ना, चैलेंज। पहले आप अपने मामा के दर्द से रुकते थे, अब जाते हो शाम तक चले जाते हो। मतलब सिमरन की बात और है कि दिन से खा रही है अरे वो आई नहीं है बोलना, वो तो चलो, वो तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज आदमी रियल में बिजी है भाई। अरे वो तो उसका मतलब व्यक्तिगत, मतलब भाई कहीं जाए वो
4 बजे मैं उठता हूँ, 6 बजे तक पढ़ा, नहाया धोया, पूजा करी, भागते हुए ट्रेन पहुँचा, चलते चलते चाय पी। मैं जब पीलीभीत स्टेशन पे उतरता हूँ तो पीते पीते चाय आता हूँ, किसी ने देखा होगा तो तुम्हें देखा है। मुझे यही ज़िंदगी ठीक लगती है। मैं चाहूँ बैठ के पी सकता हूँ, मैं पीता ही नहीं। मैं चाय लिया 10 रुपये और चुपचाप मैं चला आया आपने। मुझे किसी को दिखाना थोड़ी है यार भाई, मुझे सरकार पैसा दे रही, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरा लालच आपके साथ है कि चलो जो लड़कियाँ आ रही मेरी बहन की तरह हैं, सब आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं भाई की तरह है, ठीक है, तो मेरा मन थोड़ा लालच रहता है, चलो वहाँ जा रहा हूँ 1000 2000 रुपये मिलना है इस तरीके से। मैं इन सब चीज़ों को भी, और तुमने एक चीज़ और भी देखा होगा, तुमने एक चीज़ नोट की है, बिल्कुल मैं जैसा नहीं होता है यहाँ सिविल सर्वेंट का रोल या महिला का रोल, आदमी का व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत रोल होता है। समझ रहे कि तुम अपने व्यक्तिगत चीज़ों में तुम्हारा एथिक्स का लेवल कैसा, तुम क्या सोचते हो क्या नहीं, इस तरीके से, ठीक है, वो भी अलग चीज़ है। बिल्कुल तुम अपने जीवन में जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, मैं तुम लड़कियाँ हो तुम्हारा रोल ज़्यादा है, ठीक। पुरुष तो क्या नौकरी करके आके घर कौन सजाता है, लड़कियाँ सजाती हैं, ये ले आना ये ले आना ये ले आना, लड़कियाँ नहीं। उस आदमी से पूछना जिसकी पत्नी खत्म हो गई हो, नरक जिंदगी, एक नंबर की नरक जिंदगी, ठीक है। आप जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि उनकी फैमिली में बहुत तेज है, वो तेज नहीं है, वो कह रहा है चलो ठीक है, इसी बहाने 4 बातें कह रही हैं, कुछ तो कहने को मिल रहा है किसी बहाने से। हमारे चाचा जी हैं, उनकी वो वाइफ को बहुत परेशान करती थी, उन्होंने क्या किया, स्कूटी लेके दे दी, ये सब्जी भी तुम्हें खरीदना, बच्चों को लेने जाओगी, स्कूल छोड़ने जाओगी, कोचिंग भी छोड़ने जाओगी, कोचिंग लेने जाओगी। वो बिजी रही ना, उनको ने व्यस्त कर दिया। जब तुम बिजी रहोगे तो तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी, हैं व्यस्त रहो मस्त रहो। तुम्हारे एक यहाँ सिविल सर्वेंट वाली बात है कि सिविल सर्वेंट का रोल, किसी भी आदमी का रोल उसके व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कल को जब तुम सिविल सर्वेंट बन जाओगे, तुम उसी तरीके से एक्ट ऑन करोगे कहीं भी। अगर तुम सिविल सर्वेंट बनने से पहले ईमानदार नहीं रहे अपने जीवन में, तो सिविल सर्वेंट बनके भी ईमानदार नहीं रहोगे, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जीवन में याद रखना, हमेशा तुम याद रखना, और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखो, बिल्कुल चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखो कि दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, उसको सापेक्ष देखो, निरपेक्ष देखो, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पढ़ना है सिविल सर्वेंट, लोक सेवक। देखो लोक सेवक के बारे में, लोक सेवक, ये घड़ी कौन से हिसाब से चल रही है यार, 3:30 बजा रही है। लोक सेवक, शासन और सामाजिक कल्याण, लोक सेवक शासन और सामाजिक कल्याण के ढांचे के भीतर एक मौलिक अवधारणा का प्रतीक है, एक मौलिक अवधारणा का प्रतीक है। लोक सेवक स्वाति जी तत्काल बैठ जाइए, बिल्कुल एक ही लाइन बोलिए। ये नया टॉपिक है, यूनिट 6 लोक प्रशासन में मूल में नैतिकता, मूल एवं नैतिकता। ये हेडिंग है लोक सेवक। क्या हुआ, क्या हुआ, स्वामी पीछे बैठने की कोई क्या कोई बात है क्या? गाँव में पहले लड़ाई थी तो मैं तो जय कुर्सी बैठूंगा, मैं तो इसी कुर्सी बैठूंगा। नहीं वो तो इन बहन जी को देखा पहले ही। क्या नाम है आपका? अर्चना शर्मा।
बाकी तो सब हंसा देवी कौन सी दुनिया में चली गई? सर उनके हाथ में दर्द हो रहा था तो दवाई लेने गई। सरकारी अस्पताल में कितना दूर है यहाँ से? थोड़ी दूर है, 5 मिनट की दूरी। स्वाति जल्दी डालो हेडिंग। इस खिलाफ में लड़के नहीं आए मुझे अब तक, ये सब लड़कियों का बहुमत ज़्यादा रहा। वो सरनाम आए ना, वो सरनाम और वो जावेद जुबैद जुनैद क्या जावेद वो भी नहीं आया। शरण कुमार ऐसे लग रहा है जैसे वो नहीं है क्या? हाँ अरे नहीं, चलो जैसे लग 10 क्लास में पढ़ा रहे हैं। समझ रहे? तो 2 लाइनें छोड़ देना, 2 लाइनें छोड़ देना, ठीक है? देखो, लोक सेवक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक हित की सेवा करने सार्वजनिक हित की सेवा करने सरकार का प्रतिनिधित्व करने अरे भाई तेरा नाम लिया विश्वास रखने, उससे पूछ ले सायरा से भी। सायरा क्या नाम है? सानिया। सबनम चल रही है? अरे वो ऐसे यार नाम याद नहीं है। जब ये लड़कियां इनका नाम याद नहीं है, इसका जो लड़की का नाम रोज लेते रहो ना उनका नाम, तुम्हारा उस दिन दोबारा पूछा तुम नहीं आई थे, मिंसी क्या बोलते हैं? समसी क्या है? लांसी। और समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। फिर से बोल देते हैं, लोक सेवक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक हित की सेवा करने, सरकार का प्रतिनिधित्व करने और समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। छूट गया क्या? फिर से बोल देते हैं लोक सेवक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक हित की सेवा करने, सरकार का प्रतिनिधित्व करने और समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये भूमिका सरकारी एजेंसियों सार्वजनिक कार्यालयों और नागरिक संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैली हुई है। एक लोक सेवक अपने हितों से अधिक जनता की भलाई को महत्व देता है। तीन प्राइमरी स्कूल की टीचर है ना, वो मेरे साथ ही वो डब्बे में बैठ के जाती हैं।
तो मैं आज उतर रहा था, तो कह रही भैया हमारी भी सीट घेर देना। मैंने बोला यार सीट मैं खुद ही इलीगल हूँ, तो मैं कह रही तुम्हारी सीट घेर लूँ। वो डब्बा आगे वाला बिल्कुल खाली आता है और 2 ही सीटें पड़ी हुई होती, इस पार बस दिव्यांग डब्बा होता है ना। वो कहती भैया हमारे लिए भी सीट घेरना। मैं बोला मैडम आपको 60-70 हज़ार में आपको कार से आना चाहिए, मेरे लिए पीछे ड्राइवर रख लो, 3 लोग आती है, 1 लोग और रख लो, 3 लोग आगे आती है। कहती भैया खर्चा बहुत है। लोग क्या कह रहे हैं, जितना पैसा हो तुम्हारी कंजूस सही कह रही है। लोक सेवक के लक्षण, ठीक है, एक ऐसा गोला बनाना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके एक पे आगे आगे लिख देना। 6 बना लेना, 6 देख लोक सेवक के लक्षण। एक तो मतलब प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। कहते कैसे लड़के और लड़की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। हाँ पहले में बहन भी बहुत परेशान रहती, पहले हम सब भी परेशान रहती थी, वहाँ परेशान रहती। प्रतिबद्धता, तुम लोगों का इतिहास पढ़ाया होता ना भाई, इतना मजा आता है इतिहास की क्लास में ना। क्या हुआ तुम, क्या फूका इसने तुम्हारी कान में? हाँ सानिया को जहाँ मौका मिल जाता तुरंत इधर से बात उधर ट्रांसफर करना। दूसरा लिखो सेवा भाव, दूसरा लिखो सेवा भाव। नहीं कहने वाला था मैं। रुको तो लिख माता रुपये लिखो लिखो। पॉइंट नंबर 3 निस्वार्थता, निस्वार्थता। नंबर 4 सहानुभूतिपूर्ण। सिंपैथी आप नहीं रखेंगे किसी पुरुष से, महिला से, लड़की के, आपके पास आई है समस्या देखिए। हमसा देवी को देख लेगा अधिकारी, क्या कह रहे आप अपने से ही बता दो क्या करें हम। क्या हुआ? नंबर 5 ईमानदारी। नंबर 6 सत्यनिष्ठा। तुम एक बात जान लो, मैं तुमको एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूँ। कोई भी लड़का हंसा देवी या हमसा देवी जैसी लड़कियों को परेशान नहीं कर सकता। कारण है उसका, क्योंकि वो तुरंत बोल देगी। और तुमने थोड़ा सा प्रताड़ित किया, कोई दिल की साफ लड़की है, रोका जाएगा नहीं उस पर, वो बोल तुरंत देगी पकड़ के, ये तय है बिल्कुल। एक तो ना चुपचाप या फिर कोई परेशान कर रहा है तो सह रहे हैं। लेकिन हाँ हमसा देवी नहीं सह पाएंगी, क्योंकि वो ऐसा ना जैसे कोई व्यक्ति को तुम परेशान करोगे, कोई वो अपना रोल अदा कर रहा है तो उसको उसका रोल सही से नहीं अदा करने दे रहा कुछ भी इस तरीके से, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा देगी, तय है। प्रश्न लिखो लोक सेवक की अपेक्षित भूमिका। हेडिंग, लोक सेवक की अपेक्षित भूमिका। पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी आज? लोक सेवक की अपेक्षित भूमिका। मेरी पहली क्लास में कौन कौन लड़कियां आई थी मेरी पहली क्लास में? तुम आई नहीं? 1 2 3 तो हाँ ये तुम नहीं आई थी पहली क्लास में? हमसा देवी आई थी, आप आई थी क्यों नहीं आई थी? इतना दूर क्लास था। हिस्ट्री क्या हुआ, घबरा गए तुम लोग? हिस्ट्री पढ़ लो तो जीवन में तुम लोग जीवन में तुम आए
दोनों बढ़ा देंगे, हिस्ट्री पॉलिटी। हिस्ट्री वाले अच्छे नहीं, अच्छे हैं क्या हिस्ट्री वाले? कहाँ के हैं वो? लेकिन मेरा हो गया। हाँ, आज एकदम फॉर्मल ड्रेस है भाई साहब, क्या बात है। लिखो पहला पॉइंट लिखो। तुम लोगों को बस 1 मिनट का टाइम दे दो तो पूरी पंचायत उसमें कर लेते। अरे कुछ एक थोड़ी एक आप करती नहीं। लिखो पहला पॉइंट। अभी तुम्हें बैठा लूंगा यहाँ पर। हाँ, तुम कहाँ बोलती हो? तुम बोलती कहाँ हो? हाँ, सबसे शांत लड़की यही कर, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है। देखो, लोक सेवकों को कानून के शासन को कायम रखने, प्रशासनिक न्याय प्रदान करने और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने और प्रशासनिक नहीं गया, छूट गया तुम्हारा, छूट गया मुझे पता है, मैं फिर से बोलना पड़ेगा। लोक सेवकों को कानून के शासन को कायम रखने, प्रशासनिक न्याय प्रदान करने और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने। अगर तक जुलाई में क्लास पूरी भरी जाती है। सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावना में निहित हमारे संवैधानिक आदर्शों की रक्षा और प्रचार करना चाहिए। संवैधानिक आदर्शों की रक्षा और प्रचार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, समाप्त। पानी आया नहीं आया? इस स्कूल से कोई पढ़ा? तुम में कोई पढ़ा इस स्कूल से? बॉयज कॉलेज है? केवल महापुरुष पढ़ते हैं इसमें? वीरांगना नहीं पढ़ती? अच्छा, GGI गवर्नमेंट गर्ल्स वो आगे उसमें लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं? अच्छा, वो लड़कियों को ये लड़कियों ड्रामा कॉलेज अंगूठा देवी, अंगूरी देवी, तुम कहाँ पढ़े भाई? इसी में? तुम इसी में पढ़े हो? हम जब पढ़ते थे ना तो हम तो गांव से हम तुम बता रहे थे सेकेंड में, तो हम गांव से आते थे तो शहर में इतनी गंवा लड़कियाँ नहीं, गंवाई लड़कियाँ पढ़ती थी भाई। क्लास में एक लड़की थी शर्मा में पढ़ती थी, तो गंवा लड़कियों अच्छे संपर्क साथ थे। तो खाना की समस्या थी, उन्हें बोलते कि 4 मिनट तुम जाए 2 खा लेंगे, ऐसे काम करा देते हम। और जब सबकी शादी तो सबने बुलाया, हाँ एकदम बुलाया। देखो, समाज के विशिष्ट वर्ग के रूप में पॉइंट दूसरा,
समाज के एक विशिष्ट वर्ग के रूप में लोक सेवकों की विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय और धारणा को सूचित करने और यहाँ तक कि निकल जाओ तो मेरी क्लास से, अब निकल जाओ तो मेरी क्लास से। देखो जल्दी, समाज के एक विशिष्ट वर्ग के रूप में, ध्यान से सुनोगे नहीं, ध्यान रहता है और कहीं। समाज के एक विशिष्ट वर्ग के रूप में लोक सेवकों की विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय और धारणा को, अब तो नहीं लिख रही तुम क्यों, क्या है, और सूचित करने और यहाँ तक कि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पॉइंट नंबर 3 लिखो। आज ट्रेन से आ रहा था, गाय कट गई यार एक बहुत बुरी तरीके से। वो आ रही थी, हाँ यार इतनी बुरी तरीके से कटी यार, बिल्कुल यार देख के अजीब लगा। मुझे लगता था उसके बच्चा भी था पेट में यार। पॉइंट नंबर 3, लोक सेवक को सशक्त होना चाहिए, जैसा कि महात्मा गांधी ने भी सलाह दी थी कि यदि किसी को संदेह है कि कोई कार्य अच्छा था या नहीं, तो खुद को देश के सबसे गरीब लोगों की स्थिति में रखें और देखें कि एक विशेष नीति लोगों की स्थिति में रखें और देखें कि एक विशेष नीति और कार्यक्रम का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गांधी जी कहते थे कि तुम्हारे पास कोई आदमी आए तो बहुत गरीब हो, तो तुम उसको ना अपनी स्थिति में रख के देखो, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत परेशान रहा हो, जैसे तुम्हारे साथ कभी कोई मारपीट की घटना हुई हो और FIR ना लिखी गई हो, तो हो सकता है कल तुम अधिकारी में तुम्हारे पास भी कोई व्यक्ति आए जो शासन प्रशासन के प्रेशर पड़े कि नहीं FIR लिखना है, तो जब तुम उसको अपनी जगह रख के देखोगे तो तुम शायद उसके साथ अच्छा न्याय कर पाओगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लिखो। सत्ता और अधिकार वाले पदों पर बैठे प्रशासक के रूप में उन्हें कुशल भी होना चाहिए। हाँ, कुशल नीतियों को कार्यक्रमों में
तब्दील करना, योजनाओं को जमीन पर लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 4 लिखो। सत्ता और अधिकार वाले पदों पर, पांच में लिखो, उन्हें अपने विचारों और कार्यों में चुस्त रहने की जरूरत है। चुस्त मतलब दृढ़ लिखो, दृढ़। उन्हें अपने विचारों और कार्यों में दृढ़ रहने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, उन्हें नवीनतम जानकारी और ज्ञान तक पहुंचने और सेवा वितरण में सुधार के लिए उनका उपयोग। इन स्कूल के बच्चे हैं क्या? बाबू, आप तो इसमें पढ़ते हो क्या? इसी स्कूल में? यहाँ कौन सी क्लास में हो? भाई आप भी सेवन्थ में हो? सही है, तो जाओ। छोटे छोटे से हैं। मैंने क्या बोला? सेवा वितरण में सुधार के लिए उनका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष, अगला पॉइंट है, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए और उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए और संविधान द्वारा अनिवार्य राष्ट्रीय विकास के लिए काम करना चाहिए। नींद आने लगती है। अगला पॉइंट देखो, उन्हें सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करना चाहिए और धैर्यपूर्वक सुनना और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्या हुआ? दर्द हो रहा है हाथों में? हैं? मैं छठा पॉइंट ना फिर से बोल देता हूँ। मैंने क्या बोला? उन्हें सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करना चाहिए और धैर्यपूर्वक सुनना और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें अहंकार से बचना चाहिए
उन्हें अहंकार से बचना चाहिए और शांत आचरण के साथ कठिन मुद्दों और परेशानियों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। तुम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जब तुम्हें कोई समस्या आती होगी और तुम उसको बैठ के बहुत शांति से समझते होगे, तब वो समस्या का समाधान हो जाता होगा। तुम समस्या तुम्हारे साथ आई, उसको बहुत प्रेशर रहने लगे दिमाग पर, कैसे क्या होगा, परेशान, ठीक है। समस्या आई है तो उसका समाधान जरूर होना है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि समस्या आई हो उसका समाधान ना हो। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जमीन वाला भी बात होता, तुम देखो निपट जाता है 8 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में। तो कोई भी समस्या है तो उसका निपटान हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगला बोल इसी में देखो, मतलब हेडिंग डाल के, लोक सेवकों की नैतिक समस्याएं। लोक सेवकों की नैतिक समस्याएं। पहले पढ़ लो, मूल्यों का संघर्ष। मूल्यों का संघर्ष। देखो, लोक सेवकों के समक्ष सबसे गंभीर समस्या विभिन्न मूल्यों के मध्य टकराव की होती है, जैसे अभिजातवाद, अभिजातवाद का मतलब कोई बहुत अमीर घर का लड़का IAS बन गया, पुलिस अधिकारी बन गया, और कोई गंदा आदमी पहुंच गया, या कोई नीची जाति का आदमी पहुंच गया, या कोई थोड़ा सा नहीं बढ़िया कपड़े नहीं पहना है, तो कहेगा नहीं उसके अंदर अलग है यार, कैसा गंदा आदमी आ गया, क्या है। लेकिन तुम्हें गंदा आदमी नहीं देखना है, तुम्हें तो ये देखना है कि जो व्यक्ति हमारे पास समस्या के लिए आया है, हमें उसकी समस्या का किस तरीके से समाधान करना है, ठीक है। क्योंकि हर आदमी की तो आर्थिक स्थिति एक जैसी है नहीं, कोई बेचारा गरीब हो सकता है, कपड़े अच्छे ना हो सकता है जूते पहनना हो सकता है दाढ़ी उसकी बनी ना हो। अगर तुम्हें इतना ही घमंड है अपनी नौकरी का, तो तुम नौकरी मत करो IAS की, क्योंकि IAS का मतलब है कि सरकार की नौकर, लोक सेवक, लोक मतलब जनता, सेवक माने जनता के सेवक। तुम्हें जिस कुर्सी पे बिठाया गया है, तुम्हें जनता की समस्याओं को सुनना है और उनका समाधान करना है, चाहे कि किसी पृष्ठभूमि को हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति दलित लड़का है, वो दलित बस्तियों में रहा है और उसने बिजली की, पानी की, कीचड़ की समस्याओं को देखा है और वो IAS बन जाता है, और कल को वो किसी दलित बस्ती का मुआयना करता है, तो अगर वो ये सोचेगा कि जो जिन चीज़ों का सामना मैंने किया तो दलित समाज के लोग ना करें, तो उसी का विकास करेगा। बढ़िया बिजली, बढ़िया पानी, बिजली के खंभे, हो सकता है उस एरिया में कोई लाइब्रेरी खुलवा दे, बढ़िया नालियाँ बनवा दे बढ़िया करके, ताकि पानी ना भरे। क्योंकि आप देखोगे जितने गंदे मोहल्ले हैं अधिकतर, चाहे पीलीभीत तो कहीं भी हो, जो गंदे मोहल्ले होते हैं मतलब स्लम एरिया जो बोलते हैं, वहाँ देखना ऐसे लोग रहेंगे जिनका अपना मकान, जिन्होंने कोई झोपड़ी बनाई, उस पर कब्जा कर लिया, वहाँ उन्होंने रहना शुरू कर दिया, ठीक है। कोई भी आप देखो, या फिर वो बहुत गरीब तबके से आएंगे। जैसे आपको पूछे बड़े पीलीभीत की सबसे अच्छी कॉलोनी कौन सी, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 के नाम, लेकिन जैसे ही लोग बाहर रहते होंगे ऐसे सब कॉलोनी में नहीं जाते होंगे, क्योंकि वो आर्थिक पृष्ठभूमि का असर है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, जिसके पास जैसा पैसा हुआ, तुम्हारे पास कम पैसे, तुमने 50 रुपये का खरीदा, इसके बाद थोड़े ज़्यादा पैसे उसने 100 बरस का खरीद लिया, कोई ज़्यादा पैसे वाला उसने 200 250 500 बरस का, जैसी आर्थिक स्थिति। लेकिन तुम अगर 500 बरस के प्लाट में रह रहे हो तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि 50 बरस में जो रह रहा है बहुत बेकार है, ये हीन भावना लेके नहीं जानी है, क्योंकि अंत में मानवतावादी दृष्टिकोण ही सबसे प्रमुख है।
मानवतावादी दृष्टिकोण ही सबसे पहले है। मानवतावादी दृष्टिकोण के माध्यम से ही तुम किसी आदमी के दुख दर्द, चाहे वो किसी धर्म का हो, नस्ल का हो, वंश का हो, रंग का हो, रूप का हो, जाति का हो, तुम उसकी समस्या का समाधान समझोगे और उसको आदमी होना समझोगे। भाई तुम अगर पहले से पैसे वाले थे, अमीर थे या किसी तरीके के थे तो तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है, लेकिन दूसरा अगर गरीब तबके में, जाति में, धर्म में, नस्ल में, रंग रूप में जलना है या उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है तो तुम ऐसा नहीं कि उसके साथ हीन भावना आप नहीं देख सकते। लेकिन आज क्या है भाई, जिसका शहर में मकान है वो गाँव वालों को हीन भावना से देख रहे हैं। कोई आदमी चटनी रोटी खा रहा है तो वो गरीब है, जबकि चटनी रोटी से आप स्वस्थ हो रहे हैं। आज जो मार्केट का बना पनीर है या जो चाउमीन, मोमोज, बच्चा वो है ना, पिज्ज़ा, बर्गर या जो इस तरीके का आइटम है जो शरीर को नुकसान ही पहुंचा रहा है, तो तुमको लग रहा है कि अगर हम ये सब चीज़ खा रहे हैं तो हम बहुत आदमी के, ऐसा नहीं है। जो आदमी चटनी रोटी खा रहा है, दही के साथ खा रहा है, वो ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा स्वस्थ है, ज़्यादा सही है। ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट है शहरी व ग्रामीण प्रवृत्ति, जो मैंने अभी आपको बताई। शहरी व ग्रामीण प्रवृत्ति, पॉइंट नंबर अगला है वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव। ना इसमें पॉइंट पढ़ेंगे केवल। पहला पॉइंट बोला मैंने अभिजात्यवाद, दूसरा बोला शहरी व ग्रामीण प्रवृत्ति, तीसरा मैंने बोला वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव। जैसे कोई गरीब आदमी है, अरे हटो यहाँ से, तुम्हें कपड़ा पहनने का कल नहीं है, तुम्हें बोलने का कल नहीं है, तुम्हें दाढ़ी नहीं बनाई है, तुम्हें बात करने का सबूर नहीं है, मतलब समझते हो ना कि अनपढ़ गवार टाइप का आदमी है, जाहिल है, बेकार है, इस तरीके का। अच्छा एक चीज़ है, वैसे हम लोग जाति देखते हैं, लेकिन हमको कुछ ही खाना हो तो हम उसकी जाति नहीं पूछते। पूछते क्या? पूछते बताओ, तुम्हें कहीं मोमो खाना हो, मिठाई, रसगुल्ला, समोसा, चाय, पकौड़ी, तुम किसी की जाति पूछते हो, ये किस जाति का है? लेकिन वैसे तुम्हें विवाह करना हो, सारा काम करने तो तुम अपनी जाति देखते हो। देख रहे हो, एक चीज़ सकारात्मक है, एक चीज़ नकारात्मक है। कभी चाय पीते पूछते हो किस जाति के हो? ट्रेन में बैठ के आते हो, किसी व्यक्ति के पास पूछते हो किस जाति के, तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। तुम ऐसी कास्ट को छू लोगे तो हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। कभी पूछते हो? कभी नहीं पूछते। कौन मोमो बेच रहा है, चने बेच रहा है, छोले बेच रहा है, अभी उसने हाथ सही तो रख रहा है वो? कभी उसकी जाति पूछते हो, कैसे हो, क्या हो, बंदे हो, किस तरीके के? लेकिन जब विवाह का प्रश्न आता है तो आप पहले जाति देखते हो, अपना धर्म देखते हो। तो कुछ चीज़ें सकारात्मक हैं, कुछ चीज़ें नकारात्मक हैं। अगला पॉइंट लिखो, अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक आग्रह व आक्रामकता। अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक आग्रह व आक्रामकता। अगला पॉइंट है नैतिक मूल्यों वस्तुनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और सहिष्णुता के प्रति कम प्रतिबद्धता। लास्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार। ठीक, अगर आप इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो मैंने लिखवाई है, आप कभी भी अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। आपका काम है, आप जनता के लिए चुने गए हो, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए चुने गए हो,
आप कानून का शासन लागू करने के लिए चुने गए हो। आप सरकार ने जो सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, लोक कल्याणकारी राजनीति को योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए महिलाओं के लिए है तो महिलाओं के हिस्से में, लड़कियों के हिस्से में है तो लड़कों के, दिव्यांग लोग हैं तो उनके हिस्से में, बूढ़े लोग हैं जिसे कहते हैं विधवा, तो विधवा महिला विधवा पेंशन बनना या जो वृद्धावस्था पेंशन बनना, आपका ये जिम्मेदारी है कि सरकार की जो योजना जिस तबके के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, वर्ग के लिए चलाई गई हैं वो उन तक इम्प्लीमेंट हो, उनके हिस्से में पहुँचें और उस हिस्से का वो लाभ उठाएं। क्योंकि अगर आप सरकार कोई योजना चलाती है, उस तबके के व्यक्ति को लाभ मिलता है तो उससे सरकार को फ़ायदा ये होता है कि अगली बार में जब चुनाव लड़ेंगे तो ये हमें वोट देगा। आपको सीधे सीधे जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, आपके घर में बहुत लोगों की आ रही होगी, आप लोग पापा से पूछना, पीएम किसान सम्मान निधि बहुत सारे लोगों की आ रही होगी, ठीक है। या फिर जो सब्सिडी है, गैस पे सब्सिडी है, यूरिया कट्टे पे सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो बहुत सारे लोगों को आ रही होगी। मतलब पहले महिलाओं कहाँ खाते थे, वो जनधन योजना चली तब लोगों ने खाते खुलवाया, सब्सिडी का पैसा या सरकारी लाभ का जो पैसा था वो उसके खाते में आना शुरू हुआ, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, लोक प्रशासन में मूल्य। लोक प्रशासन में मूल्य जावेद भाई कहाँ? अच्छा, देखो वर्तमान में, इसमें देखो वर्तमान में लोक प्रशासन की भूमिका अत्यधिक व्यापक एवं जटिल हो गई है। नीति निर्माण की प्रक्रिया और विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में प्रशासक स्थायी रूप से भाग लेने लगे हैं। अतः ये आवश्यक है कि सभी प्रशासक निर्णय प्रक्रिया से बेहतर ढंग से परिचित हूँ। एक फिर से बोलना रुको, शुरू से बोल देता हूँ, ठीक है। वर्तमान में लोक प्रशासन की भूमिका अत्यधिक व्यापक एवं जटिल हो गई है। नीति निर्माण की प्रक्रिया और विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में प्रशासक स्थायी रूप से भाग लेने लगे हैं। हो गया, इतना हो गया था। अतः ये आवश्यक है कि सभी प्रशासक निर्णय छूट तो नहीं रहा किसी का। अतः ये आवश्यक है कि सभी प्रशासक निर्णय प्रक्रिया से बेहतर ढंग से छूट गया क्या? बेहतर ढंग से परिचित हो। साथ ही उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि
समस्या समाधान में मूल्यों एवं तथ्यों की भूमिका क्या हो सकती है? यह लोक सेवाएं वैध सत्ता पर, ये लोक सेवाएं वैध सत्ता पर आधारित हैं, जिन्हें कार्यों के संपादन हेतु समुचित अधिकार, आवश्यक सुरक्षा तथा पर्याप्त सुविधा प्रदान की गई है। पर्याप्त सुविधा प्रदान की गई है। अतः इन सेवाओं में कार्यरत लोक सेवकों के उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित होने चाहिए। सरकार के द्वारा आज नए नए कार्यों को अपनाया जा रहा है, जिस कारण यह बेहद अनिवार्य हो जाता है कि इन लोक सेवकों पर क्या कहूँगा, अनिवार्य हो जाता है कि इन लोक सेवकों पर लगातार निगरानी रखी जाए। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है परीक्षा में, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, लोक सेवकों को उनके कार्यों और व्यावसायिक सहायता संबंधी फिर से बोल दे रहा हूँ, लोक सेवकों को उनके कार्यों एवं व्यावसायिक सहायता संबंधी दिशा निर्देशन लोक सेवा मूल्यों के संतुलित ढांचे द्वारा दिया जाना चाहिए। यहाँ आप लिखोगे हरी डाल के 2 पॉइंट के लोकतांत्रिक मूल्य, नंबर 2 व्यावसायिक मूल्य। ठीक है,
ये लोकतांत्रिक मूल व्यवसाय की नागरिकों की बात करते हैं राजनीति। तुम कैसे बाहर खड़ी हो? तो आना चाहिए। लिख लिया? इसमें डालो नैतिक मूल, तीसरा पॉइंट। नंबर 4 लिखो सार्वजनिक मूल्य। लेट हो गई? लेट हो गई? एग्जाम भी चलना है क्या अभी? अच्छा, कितने बजे से रहता है एग्जाम? 7 से 10। काफ़ी पहले जमा करना चाहो तो कर सकते हो। लिख दिया पूरा? किसका पेपर था? पॉलिटिकल साइंस का। एक क्वेश्चन बताओ जो आया हो परीक्षा में, कोई याद हो जो। पाकिस्तान की व्यवस्था पाकिस्तान की व्यवस्था? पाकिस्तान की व्यवस्था पर अच्छा, पाकिस्तान की व्यवस्था मतलब भाई उनकी जो संसद होती है उसी के बारे में। जनरल असेंबली हो। लोकतांत्रिक मूल्य हेडिंग डालो। लोकतांत्रिक मूल्य हेडिंग डाल लो। लोक सेवकों द्वारा मंत्रियों की निष्पक्ष एवं एक मिनट देखिए, ऐसे लिखना, लोक सेवकों द्वारा मंत्रियों को निष्पक्ष, मंत्रियों को की नहीं लिखना, को लिख देना, ठीक है। मंत्रियों को निष्पक्ष एवं ईमानदारी पूर्वक परामर्श देना, ईमानदारी पूर्वक परामर्श देना। तो सुबह 5 बजे निकल जाती हूँ घर से, फिर तो 6 बजे मतलब ये नहीं रहती ना रूम पे। अच्छा, तुम रूम लेके रहती हो? लोक सेवकों द्वारा, अरे भाई लोक सेवकों द्वारा मंत्रियों को निष्पक्ष एवं ईमानदारी पूर्वक परामर्श देना हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखो इसी में। लोक सेवकों द्वारा मंत्रिमंडलीय निर्णय को ईमानदारी पूर्वक लागू करवाना। अगला पॉइंट लिखो, लोक सेवकों द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा परीक्षा में। लोक सेवकों द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के
मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्वों का समर्थन करना। अगला ये डालना व्यवसायिक मूल्य। इसमें पहला पॉइंट है लोक सेवकों द्वारा अपने कार्यों का निष्पादन कानून के दायरे में ही करना। कानून के दायरे में ही करना। नंबर 2, इसी में नंबर 2 पॉइंट है, राजनीति से तटस्थ बने रहें। मतलब ये नहीं कि आप सिविल सर्वेंट समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा को कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं। राजनीति से तटस्थ बने रहें। नींद आ रही है बहुत। सार्वजनिक धन का सही सार्वजनिक धन का सही, प्रभावी व दक्षतापूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करें। सत्य बोल दे रहा हूँ। सार्वजनिक धन का सही, प्रभावी व दक्षतापूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करें। हाँ बेटा क्या होगा? आप तो बहुत बच्चों में एडमिशन लिया है यार। सार्वजनिक धन का सही, प्रभावी व दक्षतापूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करें। अगला पॉइंट है सरकार में पारदर्शिता। सरकार में पारदर्शिता के मूल्यों का समावेश करें तथा उचित प्रयास करें। अगर पॉइंट डालना नैतिक मूल्य। लोक सेवकों को अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। लोक सेवकों को अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।
पॉइंट नंबर 2, लोक सेवक अपने सभी कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाएं, निष्ठापूर्वक निभाएं। पॉइंट नंबर 3 लिखो, लोक सेवकों द्वारा लिया जाने वाला प्रत्येक निर्णय, लोक सेवकों द्वारा लिया जाने वाला प्रत्येक निर्णय सार्वजनिक हित में हो, सार्वजनिक हित में हो। क्या वो पेन खत्म? पेन खत्म। अगला हेडिंग ये है सार्वजनिक मूल्य। तुम शायद किसी का देख लेना, ठीक है? फोटो भेज देना फोन से। नंबर 1 लिखो, उसमें लोक सेवा में नियुक्ति संबंधी निर्णय, नियुक्ति संबंधी निर्णय योग्यता के आधार पर लिए जाने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इसमें लोक सेवा संगठनों में सहभागिता, पारदर्शिता एवं संचार व्याप्त होना चाहिए। ये तुम्हारा टॉपिक वो, ये तुम्हारा ये वाला लोक सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा है, ठीक है? इससे भी इंपॉर्टेंट अब आ रहा है। अब आ रहा है नैतिक दुविधा। कभी भूले नैतिक दुविधा में यार जाए ना जाए, करें या ना करें, ऐसा होता ना कई बार। अभी ना जाके शाम को जाएं। 2 सही चीजों में से किसी एक चीज को चुनना पड़ता है। ऐसा भी बनता है कि एक चीज सही हो, एक गलत हो, तो गलत को चुनना पड़ जाए, सही को छोड़ दो। या होगा क्या, 2 चीजें सही हो, उनमें से जो सबसे ज्यादा सही क्या उसमें से चुनना पड़ जाए। या ऐसा हो सकता है 2 चीजें सही हो, जिसमें जो कम सही हो वो चुनना पड़ जाए। या 2 चीजें गलत हो तो सबसे ज्यादा गलत को चुनना पड़ जाए। या ऐसा हो सकता है जो 2 गलत चीजों में तो कम गलत हो तो चुनना पड़ जाए।
नैतिक दुविधा का प्रश्न है। और आप लोगों ने जीवन में कई बार इस समस्या को देखा होगा, अपने ही जीवन में। कई बार गए मार्केट में, कोई चीज़ सूट पसंद आ गया, आप ही के लिए देखे, अब हम नैतिक दुविधा में पड़ गई कि पैसे तो किसी और काम के लिए ले कि ना ले। होता है कई बार, खुद ही तुम समस्या में फंस जाओगे नैतिक दुविधा में कि ये काम करें ना करें, हो ना हो। मैं ही पड़ जाता हूँ, आपकी क्या कहूँ। जब तुम्हारे पास कोई चीज़ खरीदने के लिए 1000 रुपये हैं और कोई चीज़ 1400 रुपये में है और तुम्हारे पास 1500 रुपये, तो सोचोगे 100 रुपये तो किराए के लिए यार इतना महंगा है, ले ना ले, करें या ना करें। तो ऐसे होता है सिविल सर्वेंट। अरे बहन जी, मैं क्या बताया बताओ, मैंने अभी क्या बताया बताओ, मैंने अभी कुछ तो बोला ही होगा, कुछ बोला कि नहीं बोला मैंने। तो मुझसे बातें कर रही थी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मुझसे बातें कर रही थी। गलत बात है ना। एक तो मिनट 1 घंटे की आ रहा हूँ, उसमें भी तुम बातें कर रही हो यार। आज मेरी लास्ट क्लास है, ठीक, ये मेरी आखिरी क्लास है। कल जो साइंस वाले टीचर है, मैं उसके टाइम पे पढ़ाएंगे। मेरे पेपर लगे हुए, डेट आ गई, तो मैं तुमको आज ही टॉपिक करा देता हूँ। और केस स्टडी वाला कितना मैटर है, जो केस स्टडी वाला मैटर है 10, 20, 25, वो मैं तुम लोगों को ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। अब तक तो इसमें भेजना ठीक नहीं था, कोचिंग ये चल रही है, वो भेज दो। मैं तुमको 40-50 केस स्टडियाँ वो भेज दूँगा, तो तुम चाहे मुझे PDF में करवा लेना या कुछ भी करवा लेना, ठीक। केस स्टडी में जब तुम पढ़ोगे तो मैं खुद ही अब उसका सॉल्यूशन देखोगे ना, तुम अपने नज़रिए से। केस स्टडी को ऐसे समझ लो, तुम पे कोई नैतिक दुविधा आ गई, या तुम्हारे सामने, जैसे मैंने तुम्हें पहले दिन क्लास में बताया था, किसी लड़के को अगर एक लड़की का चयन करना हो, तुम नहीं थी यार, ये था और ये प्रेमिका थी, ये थी, 2-3 लड़कियाँ थी। तो एक लड़की, जैसे किसी को जॉब वाली लड़की चाहिए, सुंदर भी हो, सुशील भी हो, माता पिता की सेवा भी करे, कर्तव्यनिष्ठ भी हो, पत्नी को रोल का अदा करती हो सही तरीके से। और एक व्यक्ति जिसे नहीं जॉब वाली चाहिए ही नहीं, सादा लड़की चाहिए, लेकिन साथ में कर्तव्यनिष्ठ हो। तो हाँ, तुम आए थे, हाँ तुम आए थे, ये थी प्रेमिका थी और ये सब 4-5 लोग। तो तुम खुद ही तुमको खिचड़ी मिल जाएगी कि ऐसी ऐसी लड़कियाँ तुम्हारे पास आई हुई है, इनमें से 2 में से 3 में से किसी एक का चयन करना है। तो तुम ही देखो कि यार ये ऐसी सही है, इसकी फैमिली भी ठीक है, या हमें जॉब वाली चाहिए नहीं चाहिए। 8-10 मानक ना लेता ना आदमी, और सुंदर तो होनी चाहिए, वो तो सबसे पहले मानक है। नौकरी करती है तो सुंदर तो थोड़ी कम भी चल जाएगी। हमने देखा ना कभी कभी मानक इस तरीके से। केस स्टडी में क्या नहीं था, किसी चीज़ को पढ़ के उस समस्या का आपको खुद से समाधान करना होता है। तो मैं आपको 40-50 केस स्टडियाँ हैं, वो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। और जो इसमें 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं ना, 4-5, वो भी मैं PDF बना के तो लोग को भेज दूँगा, क्योंकि मेरे पेपर की डेट आ गई है, मेरा जाना एकदम अनिवार्य है। और अगर सोम द्विवेदी सब कहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 30 तारीख परसों लास्ट क्लास है ना, वो कह रहे शायद मई में बढ़ेगी, 8-10 मई तक चलेगी, पता नहीं क्या करें। अब कितना सही है कितना गलत है, कितना सही है कितना गलत है वो ही बता पाएंगे, ठीक है। तो जो एथिक्स डायलेमा है, नैतिक दुविधा, वो तुम्हें खराब में चयन करना, सही में चयन करना, सही खराब में चयन करना है। लोक प्रशासक, ठीक है, पता चला कि तुम बहुत सत्यनिष्ठ हो, अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हो, लेकिन तुम्हारा भाई चोरी पकड़ जाए। तुमने सुना पुलिस वाले का बेटा चोरी पकड़ गया, कितनी बार सुना होगा तुमने, पुलिस वाले का बेटा चोरी पकड़। पुलिस वाले तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दरोगा जी, कोतवाल साहब, CO लेके अपना बेटा ही चोरी पकड़ गया। हम नैतिक दुविधा में फंस गए ना, कि बेटा भी है, बचाना है, कानून का पालन कर रहे हैं, तो बच्चा है अपना व्यक्तिगत, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ना आदमी को 2 में से कोई एक चुनना पड़ता है। इसमें लिखो, दुविधा से अभिप्राय, दुविधा से अभिप्राय
ऐसी स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक विकल्प हों सायरा तुम सूट लेने जाती होगी, पैसे एक के दो पसंद आ गए तुम डर गई थी क्या अभी? हाँ तो दुविधा में फंस जाओगी नहीं, दो ही चीज हो एक जैसी, पैसे एक के हो, लग दोनों अच्छे रहें। और क्या करें कि इधर से उधार लें उधर से उधार लें, क्या करें, होता है ना कभी कभी। क्या बोला मैंने? दो या अधिक विकल्प हो, वे पूर्णता भिन्न हो। तथा उन्हें एक साथ चुना ना जा सकता हो। इनमें से एक को चुना जाना अनिवार्य हो, मतलब चुनना है आपको। तथा इनमें से एक को चुना जाना अनिवार्य हो और इनमें से एक विकल्प को चुनने के बाद आगे हमसे देवी चुनने के बाद भी संतुष्टि ना हो, चुनने के बाद भी संतुष्टि ना हो, लिखो नैतिक दुविधा में कम से कम एक पक्ष। सर क्या हाल चाल है? जा रहे हैं आप? बिल्कुल तो फिर ठीक है। मैंने क्या बोला आप लोगों को अभी? नैतिक दुविधा में कम से कम एक पक्ष नैतिकता से संबंधित होता है। देखो ये नैतिक दुविधाएं जब स्थायी प्रकृति की हो जाती हैं तो नैतिक चिंता का स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। ठीक, तो तुम सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ना अब खत्म। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग एक अच्छे नागरिक बनोगे। एथिक्स पढ़ने के बाद अपना काम ईमानदारी से करोगे और जहाँ भी जाना कोशिश करना। इसको बंद कर देते हैं तो क्लास ख़त्म हो गई यार।